Good morning, students. Today we will continue our second chapter, Forms of Business. Point number third, Joint Hindu Family Business on page number 75. अभी तक हम लोगों ने सोलो प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फर्म का थर्ड टाइप, दैट इज जॉइंट हिंदू फैमिली। बहुत ही पॉपुलर फॉर्म है जो हमें नॉर्मली इंडिया में देखने को मिलता है। जो ये एक तरीके से जिसको आप लोग ये बोल सकते हो कि फैमिली बिजनेस है, कि अगर कोई फैमिली बिजनेस चल रहा है तो वो क्या है, हिंदू फैमिली, जॉइंट हिंदू फैमिली के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो इसको कंटिन्यू करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस हिंदू लॉ, जॉइंट हिंदू फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स whose ancestry is the same, under is the unmarried daughter and wives are also included। ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर पूरा फैमिली इन्वॉल्व रहता है, इंक्लूडिंग देयर वाइफ्स एंड अनमैरिड डॉटर्स, क्योंकि मैरिड के बाद वो उस घर की नहीं होंगी। तो अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ ये इस टाइप का बिजनेस है जिसमें पूरे फैमिली मेंबर जो है दे आर मेंबर्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, दो वर्ड्स हमें यहाँ पे पता होने चाहिए, को पर्सनली एंड अ कॉमन प्रॉपर्टी। को पर्सनली का मतलब होता है कि इसमें हमें किसी कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत नहीं होती। देयर इज़ अ लॉ, हिंदू लॉ, जिसने ऑलरेडी प्रोविजन बनाए हुए हैं। ठीक है, ये जो फैमिली का मेंबर है उसे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना होता बिजनेस का पार्टनर बनने के लिए या बिजनेस का मेंबर बनने के लिए। वो बाय बर्थ ही बिजनेस का क्या बन जाता है, पार्टनर बन जाता है। उसको बिजनेस में सारे राइट्स होते हैं, प्रॉपर्टीज पे भी राइट्स होते हैं। कॉमन प्रॉपर्टी मतलब हिंदू लॉ के अकॉर्डिंगली Hindu family only when the family is possessor of property that is used for the welfare for all the members of the family। जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है वो इस अकॉर्डिंगली यूज होनी चाहिए कि सारे मेंबर्स के काम में है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है वो देखिए। एंसेंट्रल प्रॉपर्टी मतलब आपकी जो खानदानी प्रॉपर्टीज हैं वो, या फिर उसके थ्रू अगर कोई और प्रॉपर्टी बनाई गई है वो, या फिर हमारी खुद की किसी पर्सनल मेंबर की प्रॉपर्टी जो वो ओवरऑल फैमिली के काम में ले रहा है। तो उसमें इंडिविजुअल किसी का नहीं होता, जो भी होती है प्रॉपर्टीज वो फैमिली की होती है। स्कूल ऑफ हिंदू लॉ, हिंदू लॉ के अकॉर्डिंगली दो कम्युनिटीज़ हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि हिंदू फैमिलीज को, बिजनेसेस को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट इज मिताक्षरा, ये सबसे कॉमन है। आसाम, बंगाल और उड़ीसा का कुछ पार्ट को छोड़ करके पूरी कंट्री में पॉपुलर है ये। आसाम, बंगाल और उड़ीसा के कुछ एक पार्ट्स हैं जहाँ पे ये फॉलो नहीं होता। इसमें क्या होता है कि जैसे ही कोई मेंबर फैमिली में पैदा होता है, बाय बॉन्ड उसको इक्वल राइट्स मिल जाते हैं अपने पापा के साथ साथ उसकी प्रॉपर्टी में भी। जब वो एडल्ट होगा तो वो क्या कर सकता है, अपनी प्रॉपर्टी का डिवीजन मांग सकता है, अपना इंटरेस्ट देख सकता है कि उसे कि मेरे को अपनी प्रॉपर्टीज़ में बंटवारा चाहिए, जो कुछ भी है, तो बाय बर्थ उसे ये राइट मिल जाता है। ठीक है, तो मिताक्षरा का मतलब क्या हो गया कि जो मेंबर्स हैं उन्हें किसी भी परमिशन की, किसी कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी मेंबर बनने के लिए, उन्हें सारे राइट्स ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। सो कॉमन कि बाप के बाद सारी प्रॉपर्टी बेटे की ही होगी, और बाप के होते हुए भी बेटा चाहे तो अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग सकता है। ठीक है, सेकेंड टाइप जो हमारा हिंदू फैमिली बिजनेस को डिवाइड किया, दैट इज सेकेंड इज दया भागा। ये आसाम, बंगाल और उड़ीसा के जिस पार्ट में पहले वाला फॉर्म नहीं हो रहा था उसके अंदर ये फॉलो होता है। इसमें बेटे को प्रॉपर्टी में अधिकार तब तक नहीं मिलता जब तक कि उसका जो भी एल्डर पर्सन एज इन उसके फादर मर नहीं जाते। जब तक वो जिंदा हैं तब तक उन्हें उसकी प्रॉपर्टी में किसी भी टाइप का कोई भी राइट नहीं मिलेगा। सन गेट्स अ राइट इन द प्रॉपर्टी ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। उसके पिता की डेथ के बाद ही उसको उस प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता। तो ये दो पार्ट्स हैं जहाँ इंडिया में क्या कर रखा है, जॉइंट हिंदू फैमिली के दो अलग अलग तरीके के रूल्स नियम लागू होते हैं। या तो ये, या तो पहले वाले के अकॉर्डिंगली तो क्या था कि बिजनेस में जो बेटे हैं उनको इक्वल राइट्स मिलता है, अपने पिता के इक्वल राइट मिलेगा। ठीक है, उनके होते हुए भी, जबकि दया भागा के अंदर उनको राइट तभी मिलेगा जब उसके फादर की डेथ हो जाती है, अदरवाइज नहीं। So joint Hindu family, it refers a business organization under which all the members of joint Hindu family carry a business under the control of मुखिया और कर्ता ऑफ द फैमिली। बिजनेस का जो एल्डेस्ट पर्सन होता है उसे कर्ता कहते हैं। उसके अंडर घर में रहने वाले जितने भी मेंबर्स हैं उस फैमिली के, वो सारे फैमिली मेंबर जो होते हैं वो बिजनेस के मेंबर्स होते हैं और सब बिजनेस के लिए काम करते हैं। किसके अंडर, मुखिया या कर्ता के अंडर। फीचर्स क्या है,
ऑपरेशंस अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ। हिंदू लॉ मैंने बताया 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। डिपेंड्स कि आसाम, बंगाल या उड़ीसा में है या उसके अलावा कहीं और है। अगर सपोज एक एग्जांपल के तौर पे आसाम में कोई बंदा रहता है, ठीक है, उसके पिताजी अभी जिंदा है और उसने प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग लिया और उसने अगर कोर्ट में केस कर दिया तो वो केस हार जाएगा। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू दी लॉ, हिंदू लॉ, आसाम में कौन सा सिस्टम फॉलो होता है? ये वाला। इसमें क्या है कि उसके फादर की डेथ के बाद ही राइट मिलेगा। तो जॉइंट हिंदू फैमिली में क्या होता है, जो राइट्स डिवाइड किए गए हैं वो एक हिंदू लॉ के अकॉर्डिंगली ही काम करेंगे। मैनेजमेंट ऑफ कर्ता, बिजनेस का जो मेन डिसीजन मेकिंग का जो काम संभालता है दैट इज कर्ता, मुखिया, ठीक है। वो चाहे तो लोगों की राय लेगा, अदरवाइज नहीं भी लेगा। अगर बाकी को कुछ काम करना है तो उससे पहले उससे अप्रूवल लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। फाइनल डिसीजन कर्ता का ही होगा। लिमिटेड लाइबिलिटी, अब क्योंकि काम सारा कर्ता देख रहा है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी रहेगी? उसी की रहेगी। तो कर्ता की लाइबिलिटी तो अनलिमिटेड होती है, लेकिन उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड। वो एक पॉइंट तक के लिए ही लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सारे लॉस के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। परमानेंट असिस्टेंस, जॉइंट हिंदू फैमिली का परमानेंट असिस्टेंस रहता है। इसका डेथ, इंसॉल्वेंसी, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे रिलायंस देखो, परफेक्ट एग्जांपल है इसका। रिलायंस स्टार्टेड बाय दी धीरू भाई अंबानी, उसके डेथ के बाद वो बिजनेस किसको मिल गया? मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी। ऐसा तो नहीं बिजनेस बंद हो गया। अब जब ये दोनों भी मर जाएंगे तो भी बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, जब तक इसे इंटेंशनली बंद ना किया जाए। तो इसमें परमानेंट असिस्टेंस रहता है। मेंबरशिप बाय बर्थ, बच्चे को प्रॉपर्टीज में राइट उनके बर्थ के साथ ही ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं, वो मेंबर्स बन जाते हैं, जिसके लिए उन्हें कोई लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करनी पड़ती। ओनली मेल मेंबर्स कैन बी को-पर्सन इन दी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। पहले ये था कि सिर्फ और सिर्फ जो मेल मेंबर्स थे वही बिजनेस के जो काम कर रहे हैं वही होंगे। बट एक एक्ट और आया, दैट इज हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। इसके अकॉर्डिंगली फीमेल या वुमेन जो है वो भी पार्टनर या मेंबर बन सकती है। बस एक कंडीशन है, कब? जब उसके हस्बैंड की या तो डेथ हो जाए या तो फिर फैमिली में कोई मेल पर्सन ना हो। अगर फैमिली में कोई मेल पर्सन नहीं है तो उस कंडीशन के अंदर फीमेल पर्सन बिजनेस का मेंबर बनेगी। रजिस्ट्रेशन, इस बिजनेस की कोई भी रजिस्ट्रेशन की या लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं पड़ती। सो मेरिट्स क्या है? इजी टू स्टार्ट, घर का बिजनेस है, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है, तो व्हेनेवर वी वांट हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सीक्रेसी, इसके अंदर सारे इन्फॉर्मेशन मेन किसके पास रहती है? कर्ता के पास रहती है, तो इसलिए सीक्रेसी मेंटेन रहती है। डायरेक्ट कांटेक्ट विद कस्टमर, इस टाइप के जो बिजनेस होते हैं वो डायरेक्टली क्या करते हैं? छोटे लेवल पे होते हैं तो डायरेक्टली कस्टमर से टच में रहते हैं। फ्रॉम डिसीजन, द कर्ता ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली इज फ्री टू टेक बिजनेस डिसीजन। कर्ता ही सारा डिसीजन लेगा। देयर इज नो नीड टू कंसल्ट एनीबडी ऑफ द बिजनेस ऑफ दिस पर्पस। उसके लिए उसे किसी भी मेंबर से बात करने की जरूरत नहीं होती। डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट्स एंड कंसिडरेशन, डायरेक्ट रिलेशनशिप पे जितना एफर्ट्स करोगे उतना कंसिडरेशन आपको मिलेगा। अगर आपका काम अच्छा है तो प्रॉफिट भी ज़्यादा है, कंसिडरेशन भी ज़्यादा है। तो एक मोटिवेशन, एक इंकरेजमेंट मेंटेन रहता है कि हमें काम ज़्यादा करना है ताकि हमें प्रॉफिट ज़्यादा मिले, ठीक है। डायरेक्ट रिलेशन होता है। एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेबल क्वालिटी, इनहेरिटेबल क्वालिटी का मतलब क्या हो गया? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज हैंडेड ओवर by one generation to the others and the members of the family continue to maintain the old ideal tradition of the family। ये जो बिजनेस है ये बिजनेस आगे कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। एल्डर बंदा था, उसके बाद नेक्स्ट को हो जाएगा, फिर नेक्स्ट हो जाएगा, तो जो भी है ये फैमिली कंटिन्यूटी रहती है और अपनी सेम ट्रेडिशंस को ये लोग फॉलो करते हैं। लिमिटेशंस भी है कुछ। लिमिटेड रिसोर्स, जॉइंट हिंदू फैमिली में रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं क्योंकि एक ही फैमिली है जो पैसा लगा रही है, स्पेशली कर्ता लगाता है। तो अगर कंपटीशन की बात की जाए तो कॉम्पिटिटिव मार्केट में इनका स्टैंड करना थोड़ा मुश्किल होता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता, कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो अगर सपोज उसने कोई लॉस हो गया तो सबके लिए वो ही क्या रहेगा? रिस्पॉन्सिबल रहेगा। डोमिनेंस ऑफ कर्ता, क्योंकि इस बिजनेस में कर्ता को किसी से परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती तो वो डोमिनेट करता है बाकी लोगों को, ठीक है। लिमिटेड मैनेजर स्किल्स, कोई भी पर्सन हर काम में परफेक्ट नहीं हो सकता। उसी तरीके से यहाँ पे सारा डिसीजन कौन ले रहा है? कर्ता ले रहा है। दैट इज नॉट नेसेसरी कि जो डिसीजन उसने लिया हो वो सही हो। लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम मेंबर्स, नॉर्मली मेंबर्स को कर्ता को कोऑपरेट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्मली देखा जाता है कि फैमिली के जो मेंबर्स हैं उन लोगों का ऑब्जेक्ट रहता है खुद की पर्सनल प्रॉपर्टीज इंक्रीज करना,
तो वो उस पर फोकस करते हैं, उन्हें बिजनेस से, फैमिली बिजनेस से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये था जॉइंट हिंदू फैमिली। अब नेक्स्ट आता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। नाम से ही पता लग रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटीज का क्या मतलब है, कुछ लोगों ने मिलकर एक दूसरे की हेल्प करने के पर्पज से बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सो कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इट रेफर्स टू दैट वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु जॉइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स। वॉलंटरी मतलब अपनी मर्जी से उन लोगों ने एसोसिएट मतलब स्टार्ट किया है अपना बिजनेस, जिनका मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि जो भी उस सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनका वेलफेयर करना। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, जब कुछ ये कोऑपरेटिव सोसाइटी था। हम इस टॉपिक को अपने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं, तब तक आप इस टॉपिक को पढ़ना और नोट्स बनाना। ओके, सी यू गाइस, बाय।